नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। लघु सचिवालय परिसर में स्थित डीआरडीए सभागार में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अतिक्रमण किए जाने पर चालान किए जाने की बात भी कही। जिला नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल को शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए किरोड़ीमल पार्क के पास महम चौक से महम रोड के दोनों तरफ शिव मंदिर के पास तथा रोहतक मार्ग पर सब्जी मंडी के सामने पार्किंग की व्यवस्था बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत आरटीए विभाग व जिला शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की नियमित जाँच करें और ओवरलोडेड वाहनों का चालान किया जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी रामवतार शर्मा को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों को सख्त गाइडलाइन जारी करके ऑटो रिक्शा में बच्चों को लाने व ले जाने के बारे में प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा 16 नवंबर बुधवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल नरवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन कुमार द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ पहुंचे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी क्लब प्रधान ईश्वर धामू द्वारा दी गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि समाचार पत्र समाज को जोड़ने का काम करते हैं। समाचार पत्रों के राष्ट्रीय निर्माण में बड़ी भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि अखबार का संपादकीय समाज और राष्ट्र का आईना होता है। इस अवसर पर डॉक्टर कर्ण पुनिया, क्लब के महासचिव प्रदीप चौहान, सुनील शर्मा जेई, भाजपा महिला मोर्चा की जिला उप प्रधान बबीता सोनी, भाजपा के मीडिया प्रभारी रोहतास, पूर्व पार्षद हर्षदीप जुडेजा इत्यादि मौजूद रहे। इस अवसर पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि राहुल नरवाल ने कहा कि राष्ट्र को प्रशासनिक अधिकारी देने में अखबारों की अहम भूमिका होती है। संविधान और समाज को बिना अखबारों के समझा और देखा नहीं जा सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि फेक न्यूज़ पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए पत्रकार अपने स्तर पर एक जांच कमेटी गठित करके ऐसे अखबारों की सत्यता का पता लगाकर तथ्य सामने लाएं। जर्नलिस्ट क्लब इनके मार्गदर्शन में दिनों दिन अच्छे काम सोशल हो चाहे दूसरे काम हो, जागरूकता के मिशन हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन में आपने घर घर जा करके जो है वो बेटियों के नाम वाली पत्रकार साथी, मेरे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारीगण और अन्य अतिथिगण, सबसे पहले आप सबका मैं यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कि इस कमेटी रूम को इस लायक समझा कि आप अपने पूरे एक बार आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देखिए बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। तो जब हम आईएएस की तैयारी करते हैं तो या यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना न्यूज़पेपर के वो तैयारी हो जाए। तो मैंने भी जब न्यूज़पेपर पढ़े, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें जो एडिटोरियल्स होते थे वो हमें सच्चाई दिखाते थे कि कैसे चीज़ें चल रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो मेरा ये मानना है कि बिना जर्नलिस्ट के या बिना रिपोर्टर्स के, बिना एडिटोरियल्स के या बिना आप लोगों के हम समाज की और भारत देश की संरचना नहीं बना सकते। तो आपका इसमें ये तो आप एक टीचर भी बनाते हो, आईएएस भी बनाते हो और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी आपके द्वारा बताए गए जनता की प्रॉब्लम्स से सीखते हैं कि अब हमें इस तरह की पॉलिसी बनानी है। तो आपका इस नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है। अब जब मैं पीछे जाता हूँ 1947 से पहले, तो डॉक्टर अंबेडकर का एक मूक नायक अखबार निकलता था। तो तब मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि देखिए एक अखबार से कैसे क्रांति आ सकती है। तो ऐसी क्रांति की ज़रूरत आज भी है हमें। जो आप लोगों ने बताया कि पत्रकारिता का क्या दशा हो रखी है, आगे क्या स्टेप लेने चाहिए या पहले क्या हम पीछे छोड़ आए, तो ये क्रांति आज आप सब लोग ही लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है
कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पत्रकार की सकारात्मक सोच होनी चाहिए, क्योंकि अखबार में छपा हुआ समाचार भावी पीढ़ी को प्रभावित करता है। इसी तरह पत्रकार में संवेदनशीलता भी आवश्यक है। डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि संवेदनशील समाचारों पर शासन और प्रशासन अवश्य कार्रवाई करता है। विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला प्रधान शंकर धूपड़ ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की साख दांव पर लगी हुई है, इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की विश्वसनीयता अभी भी सवालों के घेरे में है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू और वरिष्ठ पत्रकार नरोत्तम बागड़ी ने पत्रकारिता के वर्तमान हालातों पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री धामू ने कहा कि पत्रकारिता पर वर्तमान में बाजारवाद हावी हो चुका है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर आज जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कमेटी हाल में जो पत्रकारिता दिवस से संबंधित आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर पत्रकारिता का समाज और राष्ट्र के प्रति क्या अहम रोल है उस पर काफ़ी खुल के चर्चा हुई, जो कि बड़ी प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं भिवानी जर्नलिस्ट क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं कि इस प्रकार के आयोजन सफलतापूर्वक जो किए जाते हैं, ये न केवल गुणवत्तापूर्वक बदलाव लाते हैं, बल्कि इनसे नए जो उभरते हुए पत्रकार साथी हैं उनको भी एक दिशा मिलती है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की ओर से आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हमने यहाँ एक छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे एडीसी श्री राहुल नरवाल जी, और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सभी पत्रकारिता पर सभी पहलुओं पर विचार हुआ, और जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई वो ये आई कि पत्रकारिता में आज परिवर्तन की ज़रूरत है, और वो परिवर्तन एक पत्रकार एक संस्था नहीं ला सकती। इसलिए सभी को इस मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा, तभी पत्रकारिता की गरिमा बढ़ेगी, तभी पत्रकारिता की शाख बचेगी। उसी पर जर्नलिस्ट क्लब पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा है, और उसी प्रयास का हिस्सा ही आज की ये जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसका मनाया जाना। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आज पत्रकारिता दिवस जो मनाया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आए कि पत्रकारों को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए। मैं तो अपनी ओर से सभी पत्रकार बंधुओं को इस पत्रकारिता विश्व पत्रकारिता दिवस पर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं और जनता के हितों की रक्षा करते हैं और सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। एक बार पुनः राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर 2022 में आयोजित की गई सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। इस आशय की जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन कुमार ने एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए बताया कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 46.52% रहा, वहीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 60.14% रहा। इस बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी भी दी। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड संयुक्त सचिव डॉक्टर पवन कुमार ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 46.52% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 8,559 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 3,982 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 2,733 परीक्षार्थी की कंपार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में 5,200 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 2,443 छात्र पास हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 46.98% रही तथा 3,359 प्रविष्ट छात्राओं में से 1,539 पास हुए, जिनकी पास प्रतिशतता 45.82 रही। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम 60.14% रहा है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 5,612 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 3,375 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 1,771 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 4,030 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 2,375 छात्र पास हुए, जिनकी पास प्रतिशत
58.93 रही तथा 1582 प्रविष्ट छात्राओं में से 1000 छात्राएं पास हुई, जिनकी पास प्रतिशत 63.21% रही। संयुक्त सचिव ने बताया कि इसके अतिरिक्त सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम 53.17% रहा है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम 43.06% रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच, पुनर्मूल्यांकन, निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सितंबर 2022 की परीक्षा के परिणाम से संबंधित बुलाई गई है। जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सितंबर 2022 की परीक्षाएं 44 परीक्षा केंद्रों पर 29 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी और इसमें कुल 27,242 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 17,833 छात्र और 9,359 छात्राएं थीं। ये परीक्षा 2 स्टेज की थी, सेकेंडरी यानी मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी +2। सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम है वो 46.52% रहा है, 46.52% रहा है ये। और सेकेंडरी परीक्षा में 8,559 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 3,982 उत्तीर्ण हुए हैं और इनमें से 2,733 परीक्षार्थियों के कंपार्टमेंट आए हैं। जहाँ तक सवाल सेकेंडरी परीक्षा में छात्रों का है, 5200 छात्रों ने भाग लिया, 2443 छात्र और जिनका पास प्रतिशत 46.98% रहा है और 3,359 छात्राएं प्रविष्ट हुई थी, जिनमें से 1539 पास हुए हैं, यानी जिनका पास प्रतिशत 45.82% रहा है। यानी छात्रों का पास प्रतिशत लगभग 1% से ज़्यादा रहा है छात्राओं की अपेक्षा सेकेंडरी परीक्षा में। अब सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 60.14% रहा है और इसमें 5,612 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 3,375 उत्तीर्ण हुए हैं और इनमें से 3,375 जो उत्तीर्ण हुए हैं 2,375 छात्र जिनका पास प्रतिशत 58.93% और 1,000 छात्राएं जिनका पास प्रतिशत 63.21% रहा है। इसके अलावा 1771 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट भी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं या जो कंपार्टमेंट जिन छात्रों की आई है उनको ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट, स्वयं पाठी, एडिशनल सब्जेक्ट, आंशिक पूर्ण विषय सुधार परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें बिना विलंब शुल्क सहित 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक छात्र जो परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं 2023 में मार्च में, वो अपना फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अपना फार्म भर सकते हैं। 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 7 दिसंबर से 9 दिसंबर और 1,000 रुपये विलंब शुल्क सहित 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अपना फार्म भर सकते हैं। ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी साथ साथ चली थी। जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एक सिस्टम है कि रेगुलर और ओपन स्कूल दोनों की परीक्षाएं एक साथ करवाई जाती हैं। सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम ओपन स्कूल में 53.17% रहा है और 7,565 परीक्षार्थी टोटल प्रविष्ट हुए, जिनमें से 4,022 उत्तीर्ण हुए और 3,543 परीक्षार्थियों की रीअपियर आई है। जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनमें से 2,369 छात्र जिनका पास प्रतिशत 52.23% रहा है और 1,653 छात्राएं जिनका पास प्रतिशत 54.57% रहा है। यानी इन सेकेंडरी मुक्त विद्यालय में जो पास प्रतिशत है वो रेगुलर की बजाय ज़्यादा रहा है। यहाँ 53.17% है, जबकि
सेकेंडरी जो शैक्षिक था वहाँ 46.52% था। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय में कुल परीक्षा परिणाम 43.06% रहा है, जिसमें 5,506 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और इनमें से 2,371 उत्तीर्ण हुए हैं तथा 3,135 परीक्षार्थियों की रीअपियर आई है। सीनियर सेकेंडरी में 4,117 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 1,694 छात्र पास हुए, जिनका पास प्रतिशत 41.15% रहा है और 1,389 छात्राएं अपियर हुई हैं, जिनमें 677 पास हुई हैं और इनका पास प्रतिशत 48.74% रहा है। परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक जो छात्र छात्राएं अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र स्थित गोमती गिरी अखाड़ा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समापन हवन यज्ञ एवं भंडारे के साथ किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। वहीं इस अवसर पर अनेक साधु संतों का सान्निध्य रहा। भागवत कथा के समापन पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल्प वृक्ष के समान है। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। उन्होंने कहा कि भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष को भी सुनिश्चित करती है। इस मौके पर बाबा कैलाशगिरी महाराज व गीता भवन प्रबंधक महंत भग्गू महाराज ने कहा कि हवन व पूजन की परिक्रमा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा क्षेत्र में कभी भी अकाल व महामारी का प्रकोप नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में संत महात्माओं का आशीर्वाद भगवान के दर्शन के बराबर है, इसलिए हमें सभी संतों का सत्कार करना चाहिए। इस मौके पर बृजमोहन कौशिक ने कहा कि मानव जीवन की उत्पत्ति एवं सृष्टि की रचना को जाने बिना मानव जीवन को सार्थक बनाना संभव नहीं है। आज बाबा गोमती गिरी मंदिर अखाड़े में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का यज्ञ कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है, जो कि हवन यज्ञ और भंडारे के साथ किया जा रहा है। तो इसमें आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत हमारे गुरुजी डॉक्टर अशोक गिरी जी जूना अखाड़ा पहुँचे, बाबा कैलाश गिरी जी पहुँचे और मेन सानिध्य जो रहा हमारे गोमती गिरी अखाड़े के महंत बाबा इतवार गिरी जी का आशीर्वाद बना रहा। इनकी देख रेख में नरेंद्र, विकास व अन्य साथियों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया और आज हमारे यहाँ भंडारा है और यह भंडारा और भागवत छोटी काशी विश्व की सुख शांति कल्याण हेतु की गई। भिवानी के नजदीकी गांव पालुवास में स्थित केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय के चेयरमैन भिवानी के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल की अध्यक्षता में बुधवार को एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विद्यालय में हो रही सभी प्रकार की गतिविधियों की समीक्षा की गई और साथ ही साथ विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। बैठक के बारे में उपायुक्त नरेश नरवाल ने निर्देश दिए कि वे स्कूलों के बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लिए और अधिक मेहनत करवाएं। इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल के परीक्षा परिणाम की केंद्रीय विद्यालयों से ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों से तुलना करें और उनका परिणाम इन विद्यालयों से कितना अच्छा रहता है। उन्होंने आदेश दिए कि 23 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय पालुवास व देवराला के बच्चों के मध्य वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई जाए, जिससे बच्चों में प्रतियोगिता का भाव पैदा हो सके। उपायुक्त ने स्कूल प्रशासन को हर वर्ष एलुमनी मीट करवाने के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल से पढ़कर निकले हुए व्यक्ति सब स्कूल के बच्चों के साथ अपनी उपलब्धियों को साझा करेंगे। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरक कला में प्राचार्य डॉक्टर रीमा परमार की अध्यक्षता में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम इंस्पेक्टर संजय बेस्ट एवं 14 सदस्यों की टीम द्वारा करवाया गया। 7वीं बटालियन NDRF बठिंडा की ओर से करवाए गए इस आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में डेमो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रस्तुत की गई।
टीम सदस्यों ने स्कूल स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों को भूकंप आने पर अपने आप को बचाना, दुर्घटना में रोगी के बहते खून को रोकना, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में जाने से पूर्व प्राथमिक उपचार करना, स्ट्रेचर न होने पर विभिन्न तरीकों से स्ट्रेचर बनाना, भारी वजन वाले व्यक्ति को खिसकने का विशेष तरीका, बाढ़ आने पर डूबते व्यक्ति को बचाना तथा अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करना आदि सभी उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा विद्यालय की छात्राओं से भी डेमो करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में एनडीआरएफ टीम के द्वारा विद्यालय को विभिन्न सुरक्षा उपकरण की किट भी प्रदान की गई। प्राचार्य डॉक्टर रीमा परमार ने टीम को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सिवानी से राजगढ़ मार्ग पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। इस बारे में जांच अधिकारी उप निरीक्षक जगदीश ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात शव की सिवानी राजगढ़ रोड पर एक पेड़ से लटके होने की सूचना मिली थी। उन्होंने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं मृतक के चाचा के अनुसार मृतक का नाम श्रवण कुमार पुत्र श्री कैशो है और वह नेपाल का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने भी परिजनों के बयान पर अपनी जाँच आरम्भ कर दी है। ये कल मॉर्निंग में एक सूचना मिली थी, सिवानी से राजगढ़ रोड ओवर ब्रिज पुल के पास में एक नाम पता ना मालूम लड़का फांसी लटका हुआ किक्कर के पेड़ से बाईं तरफ। जो मौका पर सिवानी पुलिस पहुंची तो उसकी पॉकेट में एक मोबाइल था, उससे संपर्क किया गया। तो संपर्क में उसके चाचा खड़क सिंह जो खाने में नागरी का काम करता पहाड़ में, उससे संपर्क हुआ। उसने आगे बॉडी को देखे तो उसने बताया ये मेरा भतीजा है जिसका नाम सरमन सनोफ केशव नेपाल का है और कल मेरे पास से अपने रिश्तेदारों के पास तोशाम खालक से सिक्कर जाने के लिए बोल के आया था और यहाँ की इसने आत्महत्या कर ली, जिसकी उम्र 18-19 साल है और किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था, लेकिन ये नहीं पता कि इसने एंगिंग क्यों की। जिसकी अभिभावकों के सामने मौके पर एफएसएल डॉक्टर को बुला के बाद नाश का मुआयना करा के बॉडी को नीचे उतार के बराए करने पोस्टमार्टम मोर्चरी सरकारी हॉस्पिटल भिवानी में बॉडी को रखवाया गया है। इसके जो मेन अभिभावकगण हैं वो नेपाल से चले हुए। अभी सूचना मिली वो दिल्ली पहुंच गए, उनके आने के बाद बॉडी को दिखा के पोस्टमार्टम करवा के उचित कार्रवाई करके बॉडी हवाले कर दी जाएगी। किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ कुछ चयनित गांवों के किसानों को गेहूं की बुआई के लिए बीज भी वितरित किया जा रहा है। यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर योगिता बाली का। उन्होंने पराली को न जलाए जाने की अपील करते हुए ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित भी। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर योगिता बाली ने बताया कि अब रबी की फसल की बिजाई का समय आ चुका है, अतः उनके विभाग द्वारा किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए एक ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि पराली जलाने से अनियंत्रित प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है और सांस लेने में लोगों को परेशानी होती है। वहीं उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर अधिक धान उगाने वाले गाँव में अवशेष प्रबंधन के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गाँव तालू, मिताथल, घुसकानी के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ ना रबी में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है फसल अवशेष प्रबंधन। ये उन गाँव में हम चला रहे हैं जहाँ पे धान उगाया जाता है, ताकि किसानों को प्रोत्साहित कर सके कि धान की पराली ना जलाएं, क्योंकि धान और गेहूं में बहुत कम समय रहता है। तो किसान क्या करता है कि खेत की तैयारी के लिए पराली जला देता है। इससे एक तो वायु प्रदूषण हो रहा है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु भी ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा ये पहल की जा रही है कि एक रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात गेहूं की बिजाई, धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई हम सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिले से करें, ताकि मॉइस्चर कंजर्वेशन भी हो और जो ये पराली जलाने की बजाय ये मिट्टी में मिल जाए, ये नाइट्रोजन का भी काम करती है, उसकी उर्वरता शक्ति भी बढ़ाती है। और दूसरा एक बहुत टाइम से चला आ रहा था एक अभियान, जल शक्ति अभियान, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ये भी देखा गया है कि अगर हम पराली इसमें मिलाते हैं तो एक मॉइस्चर कंजर्वेशन भी होता है, किसान भाई को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और साथ ही इसमें 3 गांव का चयन किया गया है, घुसकानी, मिताथल और तालू। तो उन्हीं फार्मर्स के साथ हम ये करेंगे। जो हैप्पी सीडर हमारी मशीनें भी हैं यहाँ पे,
तो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिलर से हम इसकी बिजाई कराएंगे ताकि इसका पता चले कि इसके कितने फ़ायदे हैं और किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन, स्कूल के भी हम कार्यक्रम करेंगे अवेयरनेस कैंपेन, कॉलेज लेवल पे भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है और मेला भी है इसमें इसके तहत। तो ये पूरा एक पैकेज है जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है और उनको पता चलेगा कि आप संतुलित बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं ना, संतुलित आप डालिए, तो उससे उनको भी मिट्टी की टेस्ट अगर वो कराएंगे बाद में तो उनको पता चलेगा कि उनके खेत में ऐसा नहीं है कि उर्वरक की कमी है, इससे बढ़वार ही मिलेगी उनको। तो ये सब फ़ायदे होने वाले हैं। तो अभी आप शुरू हुआ है तो अब धीरे धीरे इनमें हम आगे प्रोग्राम करवाते हैं। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।